यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हो रही है और जहां पर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में यह बैठक का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में जिस तरीके से सीटें कम हुई, प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद यूपी बीजेपी की कार्य समिति की पहली बैठक है और जिसमें बीजेपी को हुए नुकसान पर मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंटेज भी करीब 9% घट गया। इसको लेकर अब चिंता की बात है। इसके पहले तमाम रिपोर्ट सामने आई थी। अब जो है यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है और इसमें इस मंथन से क्या निकल के आता है इसको हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अखंड, मंथन शुरू हो चुका है, कितनी देर तक का मंथन चलेगा और क्या लगता है कि इस मंथन से कुछ संजीवनी निकलेगी? जी बिल्कुल, अभी मंथन चल रहा है और जो इस आखिरी सत्र है वो समापन सत्र की तरफ ये पूरी कार्य समिति बढ़ती चली जा रही है। अभी लंच ब्रेक हुआ था, लंच ब्रेक के बाद इस बीच में इस कैंपस में पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद ही ये सत्र की शुरुआत होगी। और इस आप ठीक पीछे मैं एक बार कहूँगा कि स्टेज तक दिखाया जाए। आप देखिए स्टेज पे एक थोड़ी चहलकदमी होनी शुरू भी हो गई है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो स्टेज पे मौजूद भी हैं और इसके अलावा जो तमाम पदाधिकारी हैं वो सामने बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो नीचे बैठे हुए तमाम प्रदेश सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार में जो उत्तर प्रदेश कोटे से मंत्री हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम सांसद पद के जो प्रत्याशी रहे वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा तमाम जो पदाधिकारियों का भी जो उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी के अलावा जो जिलों में जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा जो नगर निकायों में जो पदासीन हैं जो बीजेपी से वो और इसके अलावा जो ब्लॉक प्रमुख हैं, यहाँ तक कि जिला पंचायत से भी जो पदाधिकारी चुने गए हैं जो जिला अध्यक्ष के तौर पे, तो वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो तकरीबन 3000 की भीड़ पूरे ऊपर नीचे अगर चारों तरफ देख लिया जाए और पूरे कैंपस के अलावा भी बाहर देखा जाए तो इतनी भीड़ इस समय दिखाई दे रही है। और इन सारी चीज़ों के बीच में ये ज़रूर है कि जब पहला सत्र शुरू हुआ, जब राजनीतिक सत्र जिसे नाम दिया गया था, तो उस राजनीतिक सत्र में जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को भस्मासुर कहते हुए अखिलेश यादव को एक नसीहत दी थी कि अखिलेश यादव सतर्क हो जाएं। वो अगर नहीं सतर्क होंगे तो कांग्रेस उनको निपटा देगी और कांग्रेस अपने जनाधार के आधार पर नहीं बढ़ी है, वो उनके जनाधार के साथ में और जो जातियों का गठजोड़ करके और जिस तरीके से कांग्रेस की जो रणनीति रही है उस रणनीति के तहत आगे बढ़ी है और कुछ दिन इस्तेमाल करेगी कांग्रेस और उसके बाद पूरे समाजवादी पार्टी को ही निपटा देगी कांग्रेस। तो ये एक तरीके से एक बड़ा बयान था। और लेकिन अभी चूंकि यूपी में बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो बहुत घट गया है। एनडीए घटक दलों ने चाहे जैसे भी उनसे बहुत अच्छी बढ़त ली है, तो उस पर क्या मंथन हो रहा है? क्योंकि कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें कई मुद्दे सामने आए थे। क्या उन मुद्दों पर यहां चर्चा की जा रही है? जो नैरेटिव की बात हुई थी, नैरेटिव सेट हुआ था, उसको लेकर क्या मंथन? जी बिल्कुल, बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का परिणाम आया वो परिणाम से बीजेपी कैसे सीख लेती है, किस तरीके से उससे रास्ता निकालती है। चुनाव परिणामों के बाद पहला मौका है जब इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, बीजेपी कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हो रही है। इसमें जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। इसमें जो पहली चीज़ जो निकल के सामने आई वो ये था कि इस पूरे मामले में चूंकि बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान संविधान पे खतरा का जो जुमला उछाला गया था, जो नारा दिया गया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलायंस की तरफ से, वो उसके चलते सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी मानती है कि हुआ है। और इसी को लेके अब बीजेपी एक रणनीति बना रही है कि घर घर जाके कार्यकर्ताओं को घर घर जाने की नसीहत दी जा रही है, उन्हें जागरूक करने की नसीहत दी जा रही है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करने की बात कही जा रही है। एक नारा दिया गया है कि एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में समता का निशान लेके हर एक व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये यहाँ से जो राजनीतिक
सत्र हुआ उस राजनीतिक सत्र में एक बात निकलकर सामने आई है। इसके अलावा जो ज्योतिबा फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले और शिवाजी को आदर्श बनाते हुए उनके मार्गों पर चलने की बात कही जा रही है, यानी ओबीसी और पिछड़ा वर्ग, ओबीसी पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग को साधने की भी एक कवायद हो रही है साथ साथ में। तो ये और अखंड आपने देखा होगा 2022 में जो लाभार्थी वर्ग था उसने बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया था, लाभार्थी वर्ग ने बीजेपी को बम्पर वोट दिया था। लेकिन इस बार वो जो लाभार्थी वर्ग है वो कट गया, दलित वोट बैंक सपा में शिफ्ट हो गया, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। इसको लेकर क्या मंथन किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को इसी बात का हुआ है कि जो उसका लाभार्थी वर्ग है, जो तीसरा सबसे बड़ा जो कहा जाता है बीजेपी का सबसे बड़ा जो आधार बन गया था, बेस वोट जो जहां से माना जाता है, जो बीएसपी से खिसक के बीजेपी की तरफ आया था, वो इस बार कहीं दरका है। और दरकने की संख्या छोटी मोटी नहीं है, वो आंकड़ा 8.5% का है जो उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपनी तरफ से निकाला है। तो 8.5% यानी 8.5% अगर वोट बैंक आपका खिसकता है तो ये आपके जीत और हार निश्चित करने के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त है। तो बिल्कुल उसी को साधने की कवायद हो रही है और इसमें वो सबसे बड़ा वोट बैंक वो है जो बिल्कुल दलित तबका है या निचला तबका है या फिर पिछड़ा तबका है। इन दोनों को ही साधने की कवायद शुरू हो रही है और इसको लेके ही सारा मंथन शुरू हो रहा है। ये हालांकि इसमें बदलाव की बात, इस कार्यकारिणी से बदलाव की बात कोई निकलकर सामने आएगी ऐसा कहना बेमानी होगा, लेकिन ये तय है कि इस कार्यकारिणी के बाद जो रास्ता यहाँ से निकलेगा वो रास्ते में ये कहीं ना कहीं ये समीकरण भी ध्यान में रखा जाएगा कि बीजेपी में जो प्रदेश संगठन में जो बदलाव होने हैं, जो प्रदेश सरकार में कुछ बदलाव की आहट महसूस की जा रही है, उसमें इसका साफ दिखाई दे। तो ये बिल्कुल तय है कि कहीं ना कहीं इसमें जातीय आधार पर जो जातीय प्रतिनिधित्व देने की बात है, उस प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने की बात होगी और इसके जरिए ही एक मैसेज देने की कोशिश शुरू हो जाएगी। आप बता रहे हैं करीब बूथ लेवल तक के जो पदाधिकारी हैं उनको यहां पे बुलाया गया है, तो यहां से उनको क्या मंत्र दिया जाएगा? चूंकि उपचुनाव भी है, इसके बाद 2027 की रणनीति पर अभी से काम शुरू हो रहा है, तो ऐसे में उनको क्या मंत्र यहां पे दिया जा रहा है? देखिए, बूथ स्तर तक नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख अगर कोई बीजेपी का है तो उसको जरूर बुलाया गया है। नगर निकायों से जितने भी चेयरपर्सन या चेयरमैन हैं उनको बुलाया गया, नगर पालिकाओं से बुलाया गया, ये जिला पंचायत अध्यक्ष तक को बुलाया गया है। ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। जब अब तक कार्यकारिणी में, कार्य समितियों में जो बुलाया जाता था वो 300 के आसपास संख्या होती थी, इस बार 3000 से ज्यादा की संख्या महसूस की जा रही है। तो ये जो संख्या है, इतनी बड़ी संख्या, ये दरअसल इस वजह से भी है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया था, परिणाम जो आया वो परिणाम बीजेपी के हक में नहीं गए और बीजेपी इस बात को लेके एक नाराजगी का जो भाव आ रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी संगठन के साथ जो सामंजस्य नहीं बैठ रहा है कार्यकर्ताओं का, वो मैसेज कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे उसको बेहतर किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा मैसेज ये पहुंचाया जा सके। अखंड एक बड़ी खबर आज उसका रुका, लेकिन एक सवाल आपसे रहेगा, बदलापुर के विधायक और आज फिर जौनपुर के विधायक ने जो मैसेज किया था, जो एक बयान आया था, उसको लेकर भी बहुत चर्चा। भाई अधिकारियों को वो चेतावनी भी दे रहे थे जौनपुर वाले विधायक, बदलापुर वाले विधायक ने बहुत खुल के बहुत बात रखी थी, हालांकि उससे फिर यू टर्न लेते नजर आए। क्या ऐसी बातें जो विधायकों के अंदर है उस पर भी कुछ चर्चा मंथन? देखिए, इसको लेकर बीजेपी में शुरुआत में ही 2 मंत्रियों से हमने बात करने की कोशिश की थी, उसमें दानिश आजाद थे और उसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं मोहसिन रजा, उनसे भी हमने पूछने की कोशिश की थी। दोनों ने इस बात को पूरे सिरे से इनकार किया कि ये पार्टी के अंदर इन सब चीज़ों पर कोई बात नहीं हो रही है और ये सब निजी उद्गार थे जिसकी सफाई उन्होंने दे दी है। ऐसा कह के उन्होंने पल्ला जरूर झाड़ा, लेकिन सवाल मौजूद है, बिल्कुल वाजिब सवाल है कि आखिर अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी में, कई प्रदेश सरकार में इस तरीके की चीजें नहीं चल रही, प्रदेश में इस तरीके की चीजें नहीं चल रही है, तो अचानक से ये बयान क्यों आया? इस बयान के पीछे क्या कोई और चाहता है, कोई पार्टी के अंदर से या पार्टी के बाहर से या कहीं और से? क्या वजह थी कि किसके इशारे पे ये सारे बयान आए? अगर उनकी इच्छा नहीं थी तो ऐसे बयान आए क्यों, और अगर बयान आए हैं तो फिर पलटना क्यों? तो ये दोनों ही चीजें बहुत मौजूद हैं, लेकिन अभी उसकी तलाश की जा रही है, उस सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं, निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं। बहरहाल ये ठीक है कि अभी उन्होंने अपने बयान से मुकरने वाला एक बयान दे दिया और ये स्पष्ट कर दिया, समाजवादी पार्टी पे हमला कर दिया कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ के किया गया, पूरा बयान नहीं। बिल्कुल अखंड आएंगे आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है उसका विरुद्ध कर ले, क्योंकि देखिए किस तरह नौकरशाही से नाराजगी तो है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने
बैठक में बयान दिया और कहा कि कांग्रेस भस्मासुर है, अखिलेश यादव को सावधान रहना चाहिए, अखिलेश को जल्द भस्म कर देगी कांग्रेस सपा ने जनता को गुमराह किया, अफवाह फैलाकर जात में बांटने की कोशिश की है, हमें विपक्ष के षड्यंत्र को बेनकाब करना होगा, कांग्रेस ने कभी किसी का भला नहीं किया, ये भूपेंद्र ने अपना बयान दिया है। और इस दौरान बैठक के दौरान ये बड़ी बातें हैं इसमें एक तरीके से अखिलेश यादव को नसीहत देने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दी गई है कि जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया गया उसका नुकसान हुआ है, इस नैरेटिव को खंडन करना और जनता तक सही बात पहुंचानी है, ये बड़ा मैसेज। बिल्कुल, ये दोनों ही बातें साफ थी। एक तो समाजवादी पार्टी पर एक नसीहत देना कि पार्टी जो अलायंस है उस अलायंस में एक बिखराव हो। निश्चित तौर पर एक बीजेपी के लिए बड़ा ही खतरनाक अलायंस बना ये बीजेपी के मुकाबले, और उसने कामयाबी भी हासिल की। पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो बीजेपी 33 पे सिमट गई। तो ये जो बीजेपी का नुकसान हुआ है और एनडीए को खासतौर पर जो नुकसान हुआ है, ये दरअसल नुकसान इस वजह से भी हुआ है क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता उस नैरेटिव का जवाब दे पाने में या पार्टी के नेता उस नैरेटिव का जवाब पाने में असफल रह गए थे काफी हद तक। तो ये अब उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए, उस नैरेटिव की काट ढूंढने के लिए भी पार्टी कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा जा रहा है और बताया जा रहा है। जो तरीका उन्होंने अभी पार्टी ने जो नारा दिया है कि एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में समता का निशान, और ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और दूसरी तरफ शिवाजी के नामों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश, उनको आदर्श बनाने की कोशिश, जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश, अंत्योदय की बात करना, ये सारी बातें दरअसल इसी वजह से। अखंड एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर बीजेपी के साथ साथ हर पार्टियां चर्चा कर रही हैं, कोर एजेंडा था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, और लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को हार हुई और अवधेश प्रसाद को सबसे आगे अखिलेश यादव कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं उनको आगे किया जा रहा है, यानी एक तरीके से बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है कि भाई आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, यहां तक कि राहुल गांधी ने कह दिया कि वो आंदोलन को हमने हरा दिया अयोध्या में। तो इसको लेकर क्या मंथन किया जा रहा है, क्योंकि अभी तमाम सारे सड़कें और मंदिर के टपकने की भी बातें उठने लगी, और इसको लेकर एक इमेज जो बीजेपी के बन रही थी उस पर भी नकारात्मक इमेज बनी है। देखिए, ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बीजेपी फिलहाल इस पे जब तक हम लोग थे मीडिया के सामने जितनी बातें हुई उसमें इस बात का कहीं तलाशी, इस बात को मुद्दा भी नहीं बनाया गया और इस पे कोई चर्चा भी नहीं हुई है। मुमकिन है कि अभी जब जगत प्रकाश नड्डा जब अपने उद्बोधन को यहाँ पे देंगे या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलना शुरू करेंगे तो जाके ये बात पता चलेगी। इस समय जेपी नड्डा पहुँच रहे हैं, आप देखिए ठीक सामने जेपी नड्डा पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं और बीएल वर्मा है। तो तमाम लोग यहाँ पे जो मंच है, जो इसमें जो मंच बना हुआ वो मंच बहुत सज चुका है, और ये मंच अब पूरी तरीके से यहाँ से धर्मपाल सिंह हैं, तो ये सभी लोग बैठ रहे हैं और अब इस सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो ये पूरी और अखंड तस्वीरें आप दिखाते रहे। एक सवाल और रहेगा, आज क्या ऐसी भी कोई खबर है कि जो यूपी कोटे से मंत्री बने हैं केंद्र में, क्या उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है और आज ही होगा क्या? ये भी जरा अपडेट कर दे। जी, उनको कार्यकर्ताओं ने कल तो सम्मानित किया था, उनको उनके स्वागत में कल ही चूंकि वो पहुंचे थे तो उन्हें उनका स्वागत किया गया था। मुमकिन है कि आज भी स्वागत किया जाए, हालांकि इसकी कोई औपचारिक तैयारी अभी देखने में नहीं मिल रही है। हो सकता है अभी थोड़ी देर में इसकी अगर सम्मानित किया जाना होगा तो अब से सम्मानित किया जा सकता है, इसकी संभावना जरूर बनी हुई है। बहरहाल चूंकि प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं और समापन सत्र शुरू हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं, समापन सत्र शुरू होने वाला है, खुद मुख्यमंत्री बोलने जा रहे हैं, तो इसमें अब कार्यक्रम की रूपरेखा भी स्पष्ट हो जाएगी, थोड़ी ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगी। और क्या सम्मानित होने की बात जो आ रही है तो वो मुमकिन है कि उसे टाला जा सके। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का संबोधन होने जा रहा है अखंड, और यहाँ पे मंच पे तमाम जो पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में क्या करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं चुनाव के बाद से एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री। बिल्कुल एक्शन मोड में है और लगातार जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, चाहे अधिकारियों के तबादले की बात हो, चाहे नए जो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात करने की बात हो, अपने मंत्रिमंडल में 3 मंत्रिमंडल बैठक कर चुके हैं वो, इसके अलावा लगातार अलग अलग प्रदेश के दौरे की बात हो, या फिर जहाँ जहाँ बाढ़ आई है उस बाढ़ का हवाई सर्वे हो, लोगों को जाके राहत पहुँचाने की बात हो,
तमाम इस बीच में जो हादसे हो रहे हैं बरसात की वजह से, सड़कों की वजह से, तो उसको भी लेके मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को खासतौर पे अब एक बार फिर चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। तो इसको लेके जिस तरीके से फेरबदल किया जा रहा है प्रशासनिक अमले के बाद, तो शिकायतें जो मिली थी 2024 लोकसभा चुनावों के शुरुआत में ही, उसमें उसको भी कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया जा रहा है। कल रात में ही 11 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए, 5 जिलों के DM उसमें से बदले गए थे, 10 IPS बदले गए थे। तो इस तरीके से तमाम फेरबदल की फहरिस्त आती जा रही है, एक एक करके फहरिस्त वो जारी की जा रही है। और इसमें जो पूरी इस कार्य समिति की जो किताब है, वो किताब का यहाँ पे लोकार्पण किया जा रहा है। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, ये सभी एक साथ हाथों में किताबों की प्रतियां पकड़ हैं, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। और लोकार्पण जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। और अब ये तीसरा सत्र जो समापन सत्र है, वो समापन सत्र धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री अपने एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से प्रशासनिक अमला है, उस प्रशासनिक अमले में फेरबदल की बात की जा रही है। माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जो नतीजे आए, जिस तरीके से निराशाजनक नतीजे आए थे, उसके बाद पूरे संगठन में बदलाव की बात कही जा रही थी। लेकिन संगठन में बदलाव की बात अभी तक नहीं हुई है। ये जरूर है कि इसके बाद, इस कार्य समिति के बाद संगठन में भी बदलाव होने की बात कही जा रही है और जरूर उसके बाद एक बड़े बदलाव को देखा जा सकेगा आने वाले वक्त में। तो ये पूरी तैयारी इसके बाद की जाएगी। एक कयास लगाया जा रहा था कि कार्य समिति में इस तरीके, लेकिन बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है उसमें कार्य समितियों में इस तरीके के फैसले नहीं लिए जाते। ये कुछ चुनिंदा जो संसदीय बोर्ड है वो इस तरीके से फैसला लेता है, या पार्टी का जो संगठन है, संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो इस तरीके के फैसले लेता है। तो जाहिर सी बात है ये बात बेमानी थी। लेकिन इस कार्य समिति से निकला हुआ मैसेज जो है वो उत्तर प्रदेश बीजेपी की राह जरूर तय करेगा, रास्ता जरूर तय करेगा, क्योंकि सामने अभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। अखंड यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का संबोधन चल रहा है, जरा उसको भी सुनवाएं आप। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय महेंद्र पांडे जी, बोल दीजिए कि वो आदरणीय जी जी इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोल रहे हैं और वो स्वागत कर रहे हैं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्रियों का, प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का और तमाम जो सभा में आए हुए लोग हैं उन सभी का, कार्यकर्ताओं का वो स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, अखंड इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो कार्य समिति की बैठक का आखिरी सेशन चल रहा है, जिसमें अब सबका संबोधन होगा। उसके बाद अब देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री जब अपना संबोधन करते हैं तो क्या बोलते हैं।